हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आपने सुना होगा आज तक कहता है कि सबसे आगे सबसे तेज, तो उसी रास्ते पर हम लोग भी निकल पड़े। और इस वीडियो में जैसे कि मई ऑलमोस्ट एंड हो गया, हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स को फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। तो दोस्तों, लगभग 2:30 से 3 बज रहे हैं अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए जिससे कि हम दोनों की मेहनत रंग ला पाए। तो दोस्तों, पहला इवेंट डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। आप जानते होंगे कि काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट रहा, जिसके थ्रू ये बोला गया कि अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं या क्रिश्चियन हैं और आप इंडिया में माइग्रेट कर गए हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो आप इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ये जो पावर दी गई, राइट दिया गया, वो इन्हीं कम्युनिटीज को खाली दिया गया। और उसके साथ ही साथ एक और बात जो बोली गई वो ये थी कि आप अगर सिटीजनशिप लॉ पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप इंडिया की सिटीजनशिप चाहते हैं तो उसके लिए 12 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। वहीं इस केस में उसको रिड्यूस कर दिया गया था 12 साल से 6 साल के लिए। तो अब इसी को लेकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि ये सभी कम्युनिटीज अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में माइग्रेट कर गए हैं तो वो सिटीजनशिप के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इवेंट है दोस्तों गुजरात को लेके। गुजरात में एक बिल पास किया गया है जिसको गवर्नर के हस्ताक्षर अब मिल गए हैं, एसेंट मिल गया है। और इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी बंदा किसी को शादी का लालच देके ये चाहता है कि उसका रिलीजन कन्वर्ट करवा दे तो अब वो एक ऑफेंस होगा और उसके लिए 3 से 10 साल की सजा दी जा सकती है। तो ये इसलिए किया गया है जिससे कि फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन को रोका जा सके। और दोस्तों, ऐसा ऑलरेडी सिमिलर बिल उत्तर प्रदेश में पास हो चुका है पहले, जिसमें इस ऑफेंस को नॉन बेलेबल बनाया गया है और वहां पे आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है अगर आप किसी को बहला के, फुसला के या किसी और तरीके से उसका रिलीजन कन्वर्ट करवाते हैं। अब दोस्तों, तीसरी बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट रूलिंग की जो कि सुप्रीम कोर्ट की आई। वो इसलिए आई क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड के केसेस काफी अभी बढ़ गए थे और जेल में ऑलरेडी आप जानते हैं कि काफी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे मेंटेन होना काफी मुश्किल है। तो कोविड वहां पे ना फैले उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर कोई अपराधी जेल में है जिनका ऑफेंस इस नेचर का है कि उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम की है, तो उनको टेम्परेरी पैरोल या फिर टेम्परेरी बेल पे रिलीज कर दिया जाए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए जेल के अंदर। उसी के साथ ही साथ उन्होंने पुलिस को भी ये हिदायत दी और बोला कि पुलिस भी यही कोशिश करे कि अगर 7 साल ऐसा नेचर ऑफ ऑफेंस है जिसमें 7 साल से कम की सजा है तो उसको अरेस्ट ना करे, उसको जेल में ना डाले और उसको अभी बेल पे रिलीज रखें, बाहर रखें उसको। उसी के साथ ही साथ उन्होंने बोला कि पुलिस ज्यादा फोकस करे हाउस अरेस्ट के ऊपर। अगली बात करते हैं दोस्तों हार्ट बीट बिल के बारे में। तो दोस्तों, लेटेस्ट रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मे टेक्सास जो कि यूएसए का एक स्टेट है उसने पास किया है हार्ट बीट बिल, जो कि ये कहता है कि अगर अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड 6 वीक्स, अगर 6 महीने हो गए हैं और एक वुमन प्रेग्नेंट है 6 वीक से, तो उसके बाद 6 वीक लैप्स होने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या एम्ब्रियो की हार्ट बीट डिटेक्ट हो पा रही है। अगर एम्ब्रियो की हार्ट बीट डिटेक्ट हो पा रही है 6 वीक के बाद तो वो पर्टिकुलर वुमेन एबॉर्शन नहीं करवा सकती है। तो ये कहता है हार्ट बीट बिल। पर ये पहली बार नहीं हुआ है। टेक्सास से पहले सबसे पहली स्टेट बनी थी नॉर्थ डकोटा ऑफ यूएसए जिसने ये हार्ट बीट बिल पास किया था। पर इस पर्टिकुलर बिल को उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए इसको नल एंड वॉइड कर दिया था। तो रिसेंट में टेक्सास ने हार्ट बीट बिल पेश किया है, पास किया है, सॉरी। अगली बात करते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि असम में, पुडुचेरी में, केरला में, बंगाल में चुनाव हुए थे जिनके नतीजे 2 मई को आए। तो असम के मुख्यमंत्री बने हिमंता बिस्वा और ये 15वें मुख्यमंत्री बने असम के। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल और दोनों ही भाजपा से हैं। पर इस बार 15 चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है हिमंता बिस्वा ने और उन्होंने रिप्लेस किया सर्बानंदा सोनोवाल को। आपको मैं बताना चाहूंगा एक और बात कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो पहले कांग्रेस के लीडर थे, फिर बाद में बीजेपी में आए थे और इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 15वें मुख्यमंत्री बने हैं असम के। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट की, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जिसके ऊपर लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बोला, सब कुछ हुआ है। तो मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं। और मराठा रिजर्वेशन में आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इंदिरा साहनी का केस। तो दोस्तों, इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था, ये रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बोला, एक तो उन्होंने पहली बात ये बोली कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया जाए
और स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की स्थापना हो। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि ये पावर स्टेट के पास होगी कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड की फहरिस्त में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, जिससे कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाए। तो पावर स्टेट को दी गई थी एज पर द इंदिरासानी जजमेंट। पर 2018 में एक अमेंडमेंट आती है, 102nd अमेंडमेंट, और उससे 2 आर्टिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं। एक है 338B और एक है आर्टिकल 342A। 338B फोकस करता है अपॉन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के ऊपर। वहीं 342A क्या कहता है कि जो पावर पहले राज्यों के पास थी कि वो किसी कम्युनिटी को सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में रख सकते हैं और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकते हैं, अब वो पावर स्टेट से छीन के दे दी जाएगी प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट जिस कम्युनिटी को चाहेंगे कि सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में रखा जाए तो उसको रखा जाएगा। ये पावर स्टेट से ले ली गई थी जो पहले स्टेट के पास थी बाय द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 342A बाय द 102nd अमेंडमेंट ऑफ 2018। फिर क्या हुआ कि अभी हाल ही में एक मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था महाराष्ट्र में, 16% का रिजर्वेशन दिया गया महाराष्ट्र में, और वो केस था जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर का। और महाराष्ट्र सरकार ने 16% का रिजर्वेशन दिया मराठा कम्युनिटी को, और जिससे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में उनको बेनिफिट मिल पाए। ऑलरेडी पर 50% का रिजर्वेशन वहां एग्जिस्ट कर रहा था, 50% का रिजर्वेशन इन टोटल एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें SC ST बाकी कम्युनिटीज इन्वॉल्व थी। उसी के साथ ही साथ फिर 16% का और दे दिया गया मराठा कम्युनिटी को। तो ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये टोटल हो जाता है 66% के आसपास। तो ये तो 50% की जो सीलिंग है, आपको पता होगा कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, तो टोटल 66% हो जाता है जो कि 50% की सीलिंग को एक्सीड कर जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिजर्वेशन दिया गया इसको स्ट्रक डाउन कर दिया बिकॉज इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब रिसेंट में आपको डेवलपमेंट बताता हूं जो अभी 2 हफ्ते पहले ही हुई है। ये जजमेंट लगभग 5 मई को आया था। तो अभी एक और रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, और उसमें बोला गया है कि भाई ये जो पावर दी गई है ना, जो हमने अमेंडमेंट लाए थे और ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था जिसमें प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई थी, अब ये पावर वापस दे दी जाए स्टेट्स को ही। तो अभी इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आया, अभी पेंडिंग है, तो देखते हैं जब जजमेंट आएगा तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों डेनमार्क की। डेनमार्क ने पास किया है एक लॉ। डेनमार्क में एक लॉ पास किया गया है जिसमें बोला गया है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो उसके ऊपर एक चेक रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि कहीं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए तो नहीं की जा रही कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया जा सके। दोस्तों वैसे मैं अगर वास्तविकता आपको बताऊं, रियलिटी इसकी बताऊं, तो ये है जिससे कि एक हुआई करके एक कंपनी है, टेक कंपनी है चाइना की, तो वो बनाना चाहती है 5G नेटवर्क इस पर्टिकुलर कंट्री में। तो उसको रोकने के लिए ये लॉ पास किया गया है, पर उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा बोला नहीं गया है कि भाई इसी चाइनीज कंपनी को रोकने के लिए हमने ये बनाया है, पर मोटिव यही है अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। और एक और बात मैं जो आपको डेनमार्क के बारे में बताना चाहूंगा जो खास है वो ये है कि डेनमार्क के अंदर ही, डेनमार्क की टेरिटरी के अंदर ही है ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड्स, पर इनके ऊपर जो डेनमार्क लॉ बनाता है वो एप्लीकेबल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि ये दोनों ही खुद में एक सोवरेन टेरिटरीज हैं विद इन डेनमार्क। तो ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये भी इन दोनों आइलैंड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात करते हैं हम दोस्तों सेक्शन 142 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जिसको नोटिफाई किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये सेक्शन नोटिफाई जो किया गया है वो ये कहता है कि अब इस मिनिस्ट्री के पास ये पावर होगी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो लेबरर्स हैं जिनको गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिल रहा हो, तो उनसे अब ये मिनिस्ट्री आधार डिटेल्स कलेक्ट करेगी जिससे कि एक डेटा बन पाए, ये पता लग पाए कितनों को बेनिफिट मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा, या फिर जो भी उनका मोटिव है। तो अब ये पावर दे दी गई है बाय द नोटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 142 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। अब बात करते हैं दोस्तों ममता बनर्जी के बारे में। आप जानते होंगे कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था पर वो इलेक्शन हार गई थी नंदीग्राम से, और वो हारी थी शुभेंदु अधिकारी जो कि पहले इन्हीं की पार्टी के सदस्य थे, फिर भाजपा में शिफ्ट हो गए। तो वो नंदीग्राम से हारी चुनाव बाय मार्जिन ऑफ 1956 वोट्स।
पर कुछ लोगों के बीच मन में ये सवाल आया कि चलिए टीएमसी ने तो सरकार बनाई, पर चीफ मिनिस्टर जो है मतलब ममता बनर्जी, वो तो चुनाव हार गई थी, तो वो कैसे मुख्यमंत्री बन गई जबकि वो एमएलए ही नहीं है। तो इसका जवाब है दोस्तों आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4। वो कहता है कि अगर कोई बंदा कैबिनेट मिनिस्टर बनता है या फिर काउंसिल मिनिस्टर बनता है या फिर मुख्यमंत्री बनता है, तो अगर वो इलेक्टेड नहीं है एज एन एमएलए, बाई चांस वो एमएलए का चुनाव हार चुका है, अभी इलेक्टेड नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए या मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 उस बारे में कहता है। तो ममता बनर्जी के पास अभी 6 महीने का समय है जब से वो मुख्यमंत्री बनी है कि वो कहीं से इलेक्ट हो जाए एज एन एमएलए। अभी बीच में चुनाव होंगे 1-2 सीटों पे जो वेकेंट हुई होंगी या जहां चुनाव नहीं कंडक्ट हो पाए होंगे, तो वहां से कंटेस्ट करें इलेक्शन, एमएलए बन जाए, फिर वो एज अ चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर पाएंगी। तो 6 महीने तक तो उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, किसी के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो नहीं भी है एमएलए और फिर भी चीफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं 6 महीने के लिए एज पर आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4। एक और आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5, जो कि कहता है कि कोई भी बंदा प्रधानमंत्री भी बने रह सकता है अगर वो लोकसभा में भी इलेक्ट नहीं हुआ, राज्यसभा में भी इलेक्ट नहीं हुआ, तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत वो बंदा प्रधानमंत्री भी बने रह सकता है 6 महीने के लिए। पर 6 महीने लैप्स होने से पहले पहले या तो वो राज्यसभा में इलेक्ट हो जाए या वो लोकसभा में इलेक्ट हो जाने चाहिए। दोस्तों एक और बात करते हैं असम की, कि असम के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है या फिर जो बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी पेस बढ़ाई जा सके, जिससे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छे से काम आ पाए। आखिरी इवेंट है दोस्तों लक्षद्वीप को लेकर। लक्षद्वीप काफी कंट्रोवर्सीज में अभी घिरा हुआ है। वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि उससे भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये दोस्तों पर्टिकुलरली इस यूनियन टेरिटरी के, जब भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है किसी भी यूनियन टेरिटरी में, तो वो वर्क करता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्यों घिरे हुए कंट्रोवर्सी में, उसका रीजन है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, जिसको पासा एक्ट भी कहा जाता है, और लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। तो पासा एक्ट ये पावर देता है पुलिस को कि भाई आप किसी भी बंदे को 1 साल तक के लिए जेल में रख सकते हैं और उसको बिना बताए कि किस रीजन से अरेस्ट किया गया है या फिर बिना पब्लिक को या उसके रिलेटिव को बताए कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, तो 1 साल तक के लिए वो जेल में उसको आप बंद रख सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। दूसरा है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, जिसमें पावर दी गई है कि अथॉरिटी चाहे तो किसी भी बंदे को जो लैंड ओनर है उसको वहां से हटा सकते हैं या फिर उसको रीएलोकेट कर सकते हैं, कोई और लैंड दे दे, जिससे कि लक्षद्वीप आइलैंड पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ये सब एस्टैब्लिश कर पाए। ये उनकी दलील है एडमिनिस्ट्रेटर की, अभी असलियत तो मेरे को भी नहीं पता। और आपको ये वीडियो पसंद आई ऊपर तो लाइक किए बिना जाना मत, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है, गला भी बैठ रहा है, तो भगवान से डरो और लाइक करके ही जाना। थैंक यू सो मच।